ओम शांति। दोस्तों, यदि आपके कंधे में स्टिफनेस है, जकड़न है, रात में एक नींद सोने के बाद नींद खुल जाती है और पूरे हाथ में दर्द फील होता है, या फिर ये जो शोल्डर के जस्ट नीचे ये लेटरल साइड पे यहाँ दर्द हो रहा है और आपके कंधे के ऊपर दर्द है, आगे दर्द है, पीछे दर्द है और स्टिफनेस है, यदि आप अपने हाथ को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, पूरी तरीके से पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं, साइड में नहीं ले जा पा रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रोजन शोल्डर के विषय में, अधेसिव कैप्सुलाइटिस या पेरी आर्थराइटिस के विषय में, कि ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है, इसमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधेसिव कैप्सुलाइटिस के विषय में या पेरी आर्थराइटिस के विषय में, बिकॉज फ्रोजन शोल्डर के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली अधेसिव कैप्सुलाइटिस के विषय में बात करेंगे। तो अधेसिव कैप्सुलाइटिस या पेरी आर्थराइटिस जो होता है, वो जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि शोल्डर बनता कैसे है। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो शोल्डर ज्वाइंट है, ये हमारी 3 बोन से मिलके बनता है। जैसे कि एक आप देख रहे हैं ह्यूमरस हो गया, एक हमारी कॉलर बोन हो गई और एक हमारी स्केपुला हो गई। ये ज्वाइंट हमारा बनता है और इसमें जो ये कैप्सूल आप देख रहे हैं, जो मसल्स का बैग देख रहे हैं, बेसिकली ये एक बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। बिकॉज जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट है दोस्तों, ये 360 डिग्री ऑलमोस्ट मुड़ता है। ये आगे भी जाता है, पीछे भी जाता है, साइड में भी जाता है, पीछे भी हाथ जाता है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल ज्वाइंट है। तो इसमें मसल और सॉफ्ट टिश्यू ज़्यादा है। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है, वो जिनकी उम्र 40 साल से 60 साल के बीच में है, उनमें देखने को कॉमनली मिलती है। अब बात आती है कि इसका कारण क्या है। ये जो स्टिफनेस आती है, जो जकड़न आती है, इसका क्या कारण है। तो बेसिकली इसको दोस्तों 2 तरीके से हम बांट सकते हैं। पहला तो एक डायरेक्ट रीज़न हो सकता है और एक इनडायरेक्ट रीज़न हो सकता है। तो डायरेक्ट रीज़न में क्या है कि कभी हमें चोट लग गई, कभी कार में जा रहे हैं, पीछे हाथ रख के कोई सामान लिया और ओवर स्ट्रेन कर गया, कि पीछे लिया और ये स्ट्रेन कर गया। कुछ ऊपर से उठा रहे हैं, सामान ले रहे हैं, उसमें स्ट्रेन हो गया। तो डायरेक्टली यदि शोल्डर पे किसी भी तरह का ट्रॉमा है, यदि मान लीजिए कि आपका डिसलोकेशन हो गया या फ्रैक्चर हो गया या ओवर स्ट्रेन हो गई, ऐसे कंडीशन में बॉडी हीलिंग के लिए अपने आप उस एरिया को स्टिफ कर लेती है, या फिर यदि प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, डॉक्टर को दिखाते हो तो वो इमोबिलाइज कर देते हैं। तो इमोबिलाइजेशन की वजह से भी स्टिफनेस आती है। ये तो डायरेक्ट रीज़न हो गया कि उसको हमने 15 दिन 1 महीना नहीं मूवमेंट किया, उसके बाद खोला तो ये जाम हो गया। तो यदि दोस्तों इमोबिलाइजेशन की वजह से हुआ है, ट्रॉमा की वजह से होता है, तो वो नोन होता है और वो जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें हम फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपी स्टार्ट होती है और बेटर हो जाता है। लेकिन जो सेकेंड कैटेगरी है, जिसमें कि कोई रीज़न नहीं मिलता है, बेसिकली फीमेल में ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल के। और ये जो एज फैक्टर है, ये ज़्यादातर 40 से 60 के बीच में जो मैं बोल रहा था जिनमें दिखता है, उसका रीज़न डायबिटीज़ हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल भी कुछ लोगों में जिनका ज़्यादा बढ़ा रहता है उनमें देखने को मिलता है। बट बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि दिन भर में जितनी बार हम लोग काम करते हैं, उसमें ये ओवर स्ट्रेन हो जाता है, माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है, रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से उसमें इंजरीज होती हैं और ब्रेन क्या करता है, प्रोटेक्शन में उस एरिया को लॉक कर देता है। दोस्तों, यदि इस बीमारी के विषय में बात किया जाए ट्रीटमेंट से रिलेटेड, तो इसको बेसिकली पहले 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उसी के हिसाब से सिम्टम भी होता है, उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट भी होता है। तो इसके जो 3 स्टेजेस हैं, वो है फ्रीजिंग, सेकेंड फ्रोजन एंड थर्ड थ्रोइंग। तो बेसिकली दोस्तों ये तीनों जो ग्रेड है, इसी के हिसाब से सिम्टम और ट्रीटमेंट होता है। अब बात करते हैं कि इसको हम एग्जामिन कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जब ये फ्रोजन शोल्डर डेवलप होता है, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होती है, हमें अपने कपड़े उतारने में दिक्कत होने लगती है। मेल्स हैं या फीमेल हैं, उनको इनर गारमेंट हटाने में स्टिफनेस और पेन पता चलने लगता है। लेकिन तब भी हम इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है कि कहीं रात में सोने में दब गया होगा और प्रॉब्लम होती है। जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इसकी कैटेगराइज करते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इसमें हम शोल्डर के मूवमेंट को चेक करते हैं कि हाथ कितना ऊपर जा रहा है, हाथ कितना साइड में ऊपर जा रहा है, हाथ पीछे कितना जा रहा है, बिकॉज ये मूवमेंट सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट होता है। और दोस्तों, इसको पता करने के बाद हमें ईजिली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये फ्रोजन शोल्डर अधेसिव कैप्सुलाइटिस है या
रोटेटर कफ इंजरी है या शोल्डर से रिलेटेड जो एज रिलेटेड आर्थराइटिस है वो है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दोस्तों सबसे पहले दो चीज़ें बहुत कॉमनली हम देखते हैं, एक तो एक्सरे शोल्डर का कराते हैं या फिर अल्ट्रासोनोग्राफी हम शोल्डर ज्वाइंट का कराते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। इससे ज़्यादा रेयर केस में हमें MRI पे जाना पड़ता है, जहाँ की कोई मसल का इन्वॉल्वमेंट या ऐसा लग रहा है कोई मसल टीयर है, ऐसे सिम्टम मिलते हैं, तब आइडेंटिफाई के लिए हमें जाना पड़ता है। अब बात आती है कि इसमें क्या बचाव करना चाहिए। तो दोस्तों पहली बात कि आप मसल्स में, चूंकि मैं बोला कि मसल में इंजरी हो जाती है, तो मसल की वजह से यदि प्रॉब्लम है तो आप उसमें हल्का मसाज कर सकते हैं, लेकिन जो ज्वाइंट लाइन है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो हमारा जो ज्वाइंट दिख रहा है, इस ज्वाइंट पे मालिश नहीं करनी है। मसल को आप रिलीज कर सकते हैं बट ज्वाइंट पे मालिश नहीं करनी है। जिस साइड प्रॉब्लम है उस साइड लेटना नहीं है, अवॉइड करना उस तरफ लेटने से, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि पुअर पोस्चर होता है। जब हम लेटते हैं तो हमारा शोल्डर पूरे टाइम एक्सटर्नल रोटेटेड पोजिशन में रहता है, जिससे कैप्सूल पे ओवर स्ट्रेच आती है और प्रॉब्लम होती है। तो सेम साइड जिधर प्रॉब्लम है उधर लेटना नहीं है और कोई भी जर्की मूवमेंट नहीं करना है। जैसे एक्सरसाइज भी कोई गाइड कर रहा है या आप रेगुलर करते हैं तो कोई ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें खूब जोर जोर से झटका लगे। आराम से फुल मूवमेंट करिए, लेकिन जर्की मूवमेंट मत करिए, इसको अवॉइड करिए। दोस्तों यदि इसके ट्रीटमेंट की बात करूं तो जैसे मैंने 3 स्टेजेस बताए उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। बट दोस्तों मैं यदि बेसिक बात करूं तो फिजियोथेरेपी इसका मेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है। यदि पेन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में हम आर्थोपेडिक की ओपिनियन लेते हैं और कुछ मेडिसिन, पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, या फिर यदि पेन बहुत ज़्यादा है तो ऐसे कंडीशन में स्टेरॉइड के इंजेक्शंस भी लगते हैं, जिससे कि पेशेंट का पेन, सूजन थोड़ा कम हो जाए कि वो एक्सरसाइज कर पाए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के विषय में। ओके, बाय बाय।